हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं थीम 9। ये भी इस साल आपके सिलेबस का पार्ट है, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। तो जैसा कि मैंने पहले आपके करे हैं एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन, तो मैं हर एक एमसीक्यू के साथ रिलेटेड कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो बुक में होगी, हम उसको रेफर करके वी विल ट्राई एंड हेल्प यू सो दैट you get prepared for your examinations. So let's quickly begin the first part of Kings and Chronicles. So students, पहला क्वेश्चन है, the successor of Babur was Akbar, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं। आई थिंक बड़ा इजी है, आपको होगा याद। तो जो बाबर का सक्सेसर यानी कि बाबर के बाद किसने गद्दी संभाली थी? आंसर है इसका हुमायूं। हम बुक में भी रेफर करते हैं, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो यू विल बी प्रिपेयर्ड। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, द एम्पायर वॉज carved out of number of regional states of India through conquest and political alliances between the Mughals and local chieftains. The founder of the empire कौन था? जहीरुद्दीन बाबर, जिसको बाबर के नाम से जाना जाता है। He was driven from his Central Asian homeland, Farhana, by the warring Uzbeks. He first established himself at Kabul. तो सबसे पहले उसने कहाँ establish किया था अपने आप को? काबुल में। और उसके बाद in 1526 pushed further into the Indian subcontinent in search of territories and resources to satisfy the needs of the members of his clan. तो basically अपनी needs और अपने members की needs के लिए he came to Indian subcontinent 1526 में। His successor Nasiruddin Humayun 1532-40 and 1555-56 expanded the frontiers of the empire but lost it to the Afghan leader Sher Shah Sur, who drove him into exile. तो बाबर ने 1526 में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर किया। उसका सक्सेसर था नसीरुद्दीन हुमायूं, उसने एक्सपैंड किया। उसके बाद अफगान लीडर शेर शाह सूर ने उसको ख़त्म किया, एग्जाइल भेजा। हुमायूं took refuge in the court of Safavid ruler of Iran and in 1555 हुमायूं defeated the Surs but died a year later. तो 1555 में दोबारा आप देखेंगे दो इसके टाइम लिखे हैं। तो हुमायूं ने 1530 से 40 रूल किया, उसके बाद उसको एग्जाइल भेज दिया गया शेर शाह सूरी ने। फिर उसने 1555-56 में दोबारा एक साल के लिए रूल किया, जब उसने सफाविद रूलर ऑफ ईरान के यहाँ पे रिफ्यूज लेने के बाद सूर्स को हराया था, बट उसके एक साल के बाद ही वो मर गया। बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट विच मुगल विक्ट्री। तो बुलंद दरवाज़ा किस विक्ट्री के ऊपर यादगार की तरह बनाया गया था? मुगल विक्ट्री इन लाहौर, मुगल विक्ट्री इन गोलकोंडा, मुगल विक्ट्री इन कंदाहार और मुगल विक्ट्री इन गुजरात। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है मुगल विक्ट्री इन गुजरात। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते भी हैं। अगर आप बुक को रेफर करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे अकबर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वाइट मार्बल टोम। तो बुक रेफर करेंगे तो आप ये पढ़ सकते हैं, अकबर commissioned the construction of a white marble tomb for Sheikh Salim Chishti next to the majestic Friday Mosque at Sikri. The enormous arched gateway, or the Buland Darwaza, was meant to remind visitors of the Mughal victory in Gujarat. In 1585, the capital was transferred to Lahore to bring the northwest under greater control, and Akbar closely watched the frontier for 13 years. तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुलंद दरवाज़ा एक यादगार के तौर पे बनाया गया था, जिससे कि मुगल विक्ट्री की गुजरात की जो है वो यादगार देख सके। आप देखेंगे ये बुक पे, ये दिस इज द बुलंद दरवाज़ा। इन विच ईयर डिड बाबर कम टू इंडिया? 1525, 1523, 1524 या 1526? तो स्टूडेंट्स, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बाबर केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 1526।
हु वॉज द ऑथर ऑफ हुमायूंनामा? तो हुमायूंनामा का ऑथर कौन था? गुलबदन बेगम, अबू अल फजल हुमायूं या अब्दुल हामिद लाहौरी? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है हुमायूंनामा जो था उसका ऑथर है गुलबदन बेगम। हम बुक को रेफर करते हैं। एन इंटरेस्टिंग बुक गिविंग अस अ ग्लिम्प्स इनटू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स इज द हुमायूंनामा रिटन बाय गुलबदन बेगम। तो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज हुमायूंनामा ऑल अबाउट? सो यू कैन राइट कि इट्स अ ग्लिम्प्स इनटू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स रिटन बाय गुलबदन बेगम। गुलबदन वॉज द डॉटर ऑफ बाबर, तो बाबर की बेटी थी, और हुमायूं's सिस्टर एंड अकबर्स आंट, हुमायूं की बहन और अकबर की आंट। Gulbadan could write fluently in Turkish and Persian. When Akbar commissioned Abu al-Fazl to write a history of his reign, he requested his aunt to record her memoirs of earlier times under Babar and Humayun for Abu al-Fazl to draw upon. तो बेसिकली जब अकबर ने अबू अल फजल को अकबरनामा लिखने के लिए बोला था तो उसने अपनी आंट को रिक्वेस्ट करी कि आपको याद होगा हुमायूं और बाबर के टाइम पे क्या हुआ था, तो प्लीज़ आप वो लिख दीजिए जिससे कि अबू अल फजल उसके ऊपर कुछ आगे काम कर सके। सो दैट इज़ वेयर गुलबदन रोट अबाउट हुमायूंनामा। Which of the following statements related to the imperial household is incorrect? Options हैं, in the Mughal household, wives who came from royal families were called begums, यानी कि जो मुगल रॉयल फैमिली से जो आती थी, जिन बीवियां होती थी उनको बेगम कहा जाता था। इन द मुगल हाउस होल्ड वाइव्स हु वर नॉट ऑफ नोबल बर्थ वर कॉल्ड आगाज, या जो नोबल बर्थ के नहीं होते थे उनको आगाज कहा जाता था। द कॉन्क्यूबाइंस ऑक्यूपाइड द लोएस्ट पोजीशन, कॉन्क्यूबाइंस की जो पोजीशन है वो लोएस्ट होती थी। और द लाइनेज बेस्ड फैमिली स्ट्रक्चर वॉज इंटायरली स्टैटिक। तो स्टूडेंट्स, इसका वैसे जो सही जवाब है वो है कि द लाइनेज बेस्ड फैमिली स्ट्रक्चर वॉज इंटायरली स्टैटिक। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द इंपीरियल हाउस होल्ड विच इज करेक्ट। सो ये करेक्ट इनकरेक्ट है। हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि वाई ऑल दीज आर सो इम्पॉर्टेंट। सो हम बुक रेफर करेंगे। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो उसमें लिखा हुआ था एक ऑप्शन कि द लाइनेज बेस्ड फैमिली स्ट्रक्चर वॉज एंटायरली स्टैटिक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज नॉट एंटायरली स्टैटिक। ओके, इसमें हम देखते हैं क्या क्या लिखा है इसके बारे में। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, तो अब जरा ध्यान से पढ़ लेना इसको। इन द मुगल हाउस होल्ड अ डिस्टिंक्शन वॉज मेंटेन बिटवीन वाइव्स हु केम फ्रॉम रॉयल फैमिलीज, यानी कि एक डिवाइड होता था या डिस्टिंक्शन किया जाता था। जो रॉयल फैमिली से आती थी उनको बेगम्स कहा जाता था, और जो कहीं और से आती थी जो रॉयल फैमिली से नहीं होती थी उनको आगाज कहा जाता था। द बेगम्स मैरिड आफ्टर रिसीविंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश एंड वैल्यूबल्स एज डॉर और मेहर। तो जो बेगम्स होती थी उनको बहुत कैश और वैल्यूबल्स मिलते थे शादी के पहले। नेचुरली रिसीव्ड अ हायर स्टेटस एंड ग्रेटर अटेंशन फ्रॉम देयर हस्बैंड्स दैन डिड आगाज। तो जो उनकी वाइफ्स होती थी आगाज और बेगम्स, उनमें ये फ़र्क होता था कि उनको हायर स्टेटस मिलता था, ज़्यादा अटेंशन मिलती थी, क्योंकि एक एक शहनशाह की 10-10, 15-15, 20-20 बेगमें होती थी या आगाज होते थे। तो जो बेगम होती थी दे वर ऑलवेज हायर स्टेटस। द कॉन्क्यूबाइंस, कॉन्क्यूबाइंस यानी कि अगाचा और द लेसर आगाहा occupied the lowest position in the hierarchy of females intimately related to royalty. They all received monthly allowances in cash, उनको हर महीने पैसा मिलता था, supplemented with gifts according to their status, और उनके स्टेटस के हिसाब से उनको गिफ्ट्स मिलते थे। The lineage based family structure was not entirely static. The aga and the agacha could rise to the position of a begum, यानी कि स्टैटिक नहीं था ये जो सिस्टम है। जो आगा यानी कि जो नॉन रॉयल फैमिली से बीवी आई होती हैं वो बेगम बन सकती थी डिपेंडिंग ऑन दी हस्बैंड्स विल, यानी कि अगर शहनशाह कहेगा कि भैया ये जो आगा है हालांकि ये रॉयल फैमिली से नहीं है पर मैं इसको बेगम बनाता हूँ, एंड प्रोवाइडेड दैट ही डिड नॉट ऑलरेडी हैव 4 वाइफ्स, यानी कि
अगर उस शहनशाह की 4 बीवियां नहीं हैं, 4 से ज़्यादा हैं तो नहीं बना सकता है, अगर मान लो 4 बीवियां नहीं हैं तो वो किसी एक आगा को अपना बेगम का दर्जा दे सकता था शहनशाह। Love and motherhood played important role in elevating such women to the status of legally wedded wives। यानी कि शहनशाह के बच्चों के साथ प्यार, शहनशाह के साथ प्यार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था इस स्टेटस को एलिवेट करने के लिए। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। ऑलरेडी 10-12 मिनट का ये वीडियो हो गया है। सो आई एम मेकिंग शॉर्ट वीडियोज जिससे कि आप आराम से इनको देख सकें, MCQ समझ सकें और रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और कॉन्सेप्ट जो चैप्टर में है अबाउट द किंग्स एंड द क्रॉनिकल्स आप समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी आपके एग्ज़ाम्स के लिए एज ऑलवेज ऑल द बेस्ट विशेज़ एंड गुड लक है। तो ये वाला हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पार्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू द मुगल कोर्ट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि मुगल कोर्ट में नहीं होता था या करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है अंडर अकबर सिजदा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन वॉज रिप्लेस विद चेहर तस्लीम एंड जमीन बॉस। दूसरा ऑप्शन है झरोखा दर्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रॉडनिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द इंपीरियल अथॉरिटी एज पार्ट ऑफ पॉपुलर फेथ। ये तो बिल्कुल सही है। जो झरोखा दर्शन है वो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रॉडनिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द इंपीरियल अथॉरिटी एज पार्ट ऑफ द पॉपुलर फेथ। द फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन टू द रूलर इंडिकेटेड द पर्सन स्टेटस इन द हायरार्की। बिल्कुल, सैल्यूटेशन मतलब किसी को आप बोलते हैं वजीर, किसी को बोलते हैं बेगम, किसी को बोलते हैं आगा, उसके हिसाब से उस इंसान का स्टेटस हायरार्की में होता था। ये मुगल कोर्ट में बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता था। वंस द एम्परर सैट ऑन द थ्रोन नन वॉज परमिटेड टू मूव फ्रॉम हिज पोजिशन और टू लीव विदाउट परमिशन। एक बार एम्परर यानी कि शहनशाह अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे तो किसी को भी परमिशन नहीं होती थी कि वो मूव करें अपनी पोजीशन से या वहाँ से बिना परमिशन के जाएं। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इन चारों में जो गलत है वो है अंडर अकबर सिजदा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन वाज रिप्लेस्ड। एक्चुअली ये रिप्लेसमेंट जो हुई थी प्रोस्ट्रेशन की, ये हुई थी किसी और शहनशाह के अंडर शायद। तो हम पढ़ते हैं पर यह आंसर गलत है, तो इसको हम करते हैं और थोड़ा इसके बारे में पढ़ते भी हैं। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखेंगे द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन वॉज सिजदा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन अंडर शाहजहां। दीज रिचुअल्स वर रिप्लेस। तो वहाँ पे लिखा हुआ था अकबर के अगेंस्ट, पर यहाँ पे लिखा हुआ है शाहजहां के अंडर ये रिचुअल्स वर रिप्लेस्ड विद चेहर तस्लीम एंड जम्बिनोज किसिंग द ग्राउंड। तो ये जो स्टेटस है उसकी टोटल अपने आप को निछावर करने वाला जो सिजदा था और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, ये शाहजहां के अंडर हट गया। अब हम इसमें देखते हैं विद चेहर तस्लीम एंड जमीनोज। व्हाट इज चेहर तस्लीम? चेहर तस्लीम इज अ मोड ऑफ सैल्यूटेशन विच बिगिंस विद प्लेसिंग द बैक ऑफ द राइट हैंड ऑन द ग्राउंड एंड रेजिंग इट जेंटली टिल द पर्सन स्टैंड्स इरेक्ट। जैसे कहते हैं ना आदाब, आपने देखा होगा शहनशाह को, आपने पिक्चर्स में देखा होगा, उसको चेहर तस्लीम कहा जाता है। जब शहनशाह के आगे आप झुक के अपने हाथ को अपने सर के ऊपर लेके आते हैं, आदाब की तरह करते हैं। और व्हेन ही पुट्स द पाम ऑफ हिज हैंड अपॉन द क्राउन ऑफ हिज हेड इट इज डन 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स, ऐसे करते हैं। तो उसमें चेहर तस्लीम, तस्लीम लिटरली मीन्स सबमिशन, यानी कि आप उसको सबमिट कर रहे हैं अपने आप को। तो स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने 2 चीज़ें बता दी हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब है चेहर तस्लीम और जम्बिनोज। जम्बिनोज होता है कि आप ज़मीन को किस करते हैं। ये शाहजहां के टाइम पे रिप्लेस हुए थे। इससे पहले कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन हुआ करता था जिसको बोलते थे सिजदा। ये सिजदा भी कहते हैं, उसको सजदा भी कहते हैं। इट इज़ ये ना, जैसे कि आपने देखा होगा जो मुसलमान लोग जब पूजा करते हैं, अपने नमाज पढ़ते हैं, तो वो घुटनों के बल बैठ के नीचे ज़मीन पे अपना सर रखते हैं, उसको कहते हैं सिजदा। तो वो रिप्लेस हो गया था चेहर तस्लीम से और ज़मीनों से। So students, thank you for watching this video. I'll be publishing the next part very soon, which will help you more in understanding this chapter. Thank you for watching, and I wish you again all the very best and good luck.